हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चले और बढ़ते ही चले। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे गुप्तकालीन कला संस्कृति साहित्य की, और इसी में हमने कला में हम अभिलेखों की चर्चा कर रहे थे। हमने बात कर ली थी समुद्रगुप्त के समय की, हमने बात कर ली चंद्रगुप्त प्रथम के समय की, मुद्राओं की विशेष रूप से हमने बात करी थी। अब हम पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे और हम बात कर रहे थे जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय में। ठीक है, तो देखिएगा, मैंने आपको कहा था कि अगली जो हमारी क्लास होगी इसमें मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने वाला हूं। तो एक तो आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये आपकी क्या है बेटा? प्रयाग प्रशस्ति है। देखिएगा, ये आपकी क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, समुद्रगुप्त की। किसकी है? समुद्रगुप्त की। आगे बात समझ क्लियर है? तो ये यहाँ पर जो लाइनें लिखी हुई है, ये समुद्रगुप्त के बारे में लिखी गई है। कौन सी है ये? प्रयाग प्रशस्ति, वही इलाहाबाद कौशाम्बी वाली, किसने लगाया था? अशोक ने। फिर उसको लेके कौन गया था? अकबर ले गया था मध्यकालीन भारत में। ठीक है, ये इस तरीके से आप देख लो। और ठीक है ना, अब अच्छे से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है ना, भाषा संस्कृत है, मैंने आपको कहा ना। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपकी? प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज़ आप थोड़ी सी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। लो देखो, ये मेहरौली लौह स्तंभ है। मेहरौली लौह स्तंभ, लौह स्तंभ। ठीक है, मेहरौली लौह स्तंभ है ना। हमने बात की थी ना कि मेहरौली लौह स्तंभ में जो है आपका चंद्र नामक शब्द का उल्लेख मिलता है। अब ये चंद्र का समीकरण ज्यादातर इतिहासकार चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ में करते हैं। किसके साथ में? हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य भी हुए, ये बात अलग है। ये देखो इस प्रकार से कितना भव्य है ना, ये सुंदर है। देखो ये देखिए, बिल्कुल लोहे का है। ठीक है, दिख रहा है ना स्पष्ट? और दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके। ये लो, ठीक है, ये लो। ठीक है, ये लोहे का है। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या, देखो अभी भी इसके ऊपर क्या है कि जंग नहीं लगा है। ठीक है, ये इसका निचला हिस्सा है। ठीक है, क्या है? इसका निचला हिस्सा है। ठीक है, फिर इसको ऊपर की तरफ चलते हैं। देखो ये ऐसे। ठीक है, आप इसको ढंग से देखिएगा कि इसके ऊपर कहीं पर भी अभी भी जंग को नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये रसायन विज्ञान का कोई बड़ा सा ही जो है प्रयोग है भाई। ये गुप्त काल की देन मानी जाती है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये देखो आप मेहरौली लौह स्तंभ, एक एक चीज को इसको देख लीजिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, आपको अभी इस तस्वीर में तो दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन इसका अगला पार्ट में अभी और दिखाऊंगा, जिसमें चंद्र शब्द का उल्लेख भी मिलता है और थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी भी मिलती है। ठीक है, पहले इसको देख लो आप। ठीक है, ये देखिए, हो सकता है कि इतना पास से तो आप में से कई लोग गए होंगे और इतना बिल्कुल ऐसे तो महसूस करते हुए आपने भी नहीं देखा होगा कभी। ठीक है, चलिए, ये आपका क्या है? मेहरौली लौह स्तंभ है बेटा। ठीक है, ये लो साहब, ये पूरा आपका क्या है? मेहरौली लौह स्तंभ है ये। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये हमने बात कर ली किसकी? मेहरौली लौह स्तंभ की। कुतुब कॉम्प्लेक्स में है ना, कुतुब मीनार के पास में मुख्य जो दरवाजा अभी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, ये देखो, ये वही मेहरौली लौह स्तंभ आपका, मेहरौली लौह स्तंभ, लौह स्तंभ। ठीक है, ये आपका क्या है? मेहरौली लौह स्तंभ है, वही वाला है। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी तस्वीर है।
ठीक है, ये तस्वीरें आपके दिमाग में होनी चाहिए बस, है ना। हमने देख लिए, छाप लिए। ये मेरोली लोह स्तंभ का ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। ये वाला भाग है ना, ये यहाँ पर आपको देखो विशेष ध्यान देना। यहाँ पर अब मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, आपको इस पे लिखा हुआ मिलेगा। ये देखो, ये लाइन है उत्कीर्ण है, दिख रही है क्या? यहाँ पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर चंद्र नामक राजा का उल्लेख मिलता है। ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये यहाँ पर चीज़ें आपके लिए लिखी हुई है, आप लोग देख रहे होंगे इसको। ठीक है, ये आपका क्या है, मेहरौली लोह स्तंभ का लिखा हुआ भाग है। ठीक है, क्लियर। ये यहाँ से यहाँ तक। चलिए साहब, ये हमने बात करी थी उदयगिरी गुहा अभिलेख की। उदयगिरी गुहा हमने बात कर ली थी हमारी पिछली क्लास में। उदयगिरी गुहा, उदयगिरी गुहा विदिशा एमपी में है। कहाँ पर है बेटा? विदिशा एमपी में है। देखिए कितनी भव्य है, सुंदर है ना। बिल्कुल पूरा का पूरा चट्टान काट करके ये इस तरीके से, ये इसका प्रवेश द्वार है। अभी अंदर चलेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो, इस तरीके से पूरी की पूरी चट्टान है ये। ठीक है, और अब देखिए इसको, ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। ठीक है, चलिए बड़ा कर देता हूँ, घुस जाओ अंदर। ठीक है, ये देखो, तो ये आपका उदयगिरी गुहा है बेटा। क्या है? उदयगिरी गुहा है। चलिए अगला इसकी तस्वीर ये देखिएगा। अंदर जैसे ये एंटर होते हैं ना, तो ये इस तरीके से है ना, ये पूरा का पूरा प्रांगण है। ये इस तरीके से दिख रहा है ना आपको, भव्य है, ये भी बड़ा सुंदर है। लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। इस तरह अंदर से क्या बनाई हुई है, गुफाएं बनाई हुई हैं। और इसी में क्या है, भगवान शिव का मंदिर है। अभी भगवान शिव का मंदिर भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, दिख रहा है ना, ये देखो बड़ी बड़ी गुफाएं यहाँ पर बनाई हुई हैं। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा? उदयगिरी गुहा है। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये उदयगिरी की गुहा है। उदयगिरी गुहा। चलिए, ये भी आपकी उदयगिरी गुहा। फिर थोड़ा सा नज़दीक से है इसका चित्रण। ठीक है, ये इस तरीके से है। ठीक है, थोड़ा नज़दीक से तस्वीर लिया हुआ है इसका। ठीक है, ये इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी उदयगिरी है। हाँ, जब तक इतिहास पढ़ाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है कि लगभग पूरा का पूरा भारत भ्रमण आपको मैं अवश्य करवा दूंगा। क्योंकि एक एक चीज़ आप लोगों के लिए यदि ये सही है तो कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपको इससे ज़्यादा ठीक समझ में आता है, ठीक है, तब तो, या फिर किसी को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि इससे आप तस्वीर देखते हो तो हमारा समय ख़राब होता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों का इम्पेक्ट ज़्यादा होता है दिमाग के ऊपर। हम जब चीज़ों को देख लेते हैं ना, तो हमें चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। मेरा यही बस, इसीलिए मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, ये देखिएगा, ये आपका मथुरा स्तंभ लेख है बेटा, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। मथुरा स्तंभ लेख। मथुरा स्तंभ लेख है ये। ठीक है ना,
क्या है, मथुरा स्तंभलेख, जिसमें पहली बार क्या, एक तो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर क्या मिलता है, जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो गुप्त संवत चलाया उसके बारे में जानकारी मिलता है। गुप्त संवत का प्रयोग 2 जगह मिलता है हमें, एक तो बिलसड अभिलेख में मिलता है, ठीक है, बिलसड अभिलेख में गुप्त संवत का प्रयोग किया गया है। फिर मथुरा स्तंभलेख जो है, इस मथुरा स्तंभलेख में भी जो है आपको याद रखना है कि गुप्त संवत का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, आगे बात क्या। लेकिन सबसे पहला जो गुप्त संवत का प्रयोग मिलता है वो हमें कहाँ पर, मथुरा स्तंभलेख से। कहाँ से मिलता है बेटा, मथुरा स्तंभलेख। बिलसड अभिलेख जो है वस्तुतः कुमार गुप्त के समय का है। किसके समय का है, कुमार गुप्त के समय का। तो ये प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है। यहीं पर मैं चीजें लिख देता हूं आपको। मथुरा स्तंभलेख पहले तो देख लीजिए, ये इस तरीके का है, ठीक है ना। तो मथुरा स्तंभलेख के बारे में कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, देखिएगा। क्या क्या बातें मथुरा स्तंभलेख में याद रखनी है आपको, क्या याद रखनी है बेटा, देखो ध्यान से सुनना। मथुरा स्तंभलेख में एक तो हमें जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। किसका, जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ चंद्रगुप्त प्रथम ने जो गुप्त संवत चलाया उसका सबसे पहली बार प्रयोग यहीं पर मिलता है, ठीक है। तो मथुरा स्तंभलेख, मथुरा स्तंभलेख, मथुरा स्तंभलेख, जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। इसमें जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। दूसरा, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रचलित गुप्त संवत का पहली बार प्रयोग, गुप्त संवत का पहली बार प्रयोग किया गया है, पहली बार प्रयोग किया गया है। आगे बात समझ में क्लियर है। लेकिन ध्यान रखना, देखो है किसके समय का, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का। उल्लेख किसका मिल रहा है, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा प्रचलित गुप्त संवत का, ठीक है ना, याद रखना इस चीज का। और किसके समय का है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय का है। आगे ना बात समझ में है, तो किसके समय का, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का। लेकिन उल्लेख किसके बारे में मिलता है, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा प्रचलित जो गुप्त संवत था उसके बारे में यहाँ पर हमें जानकारी देखने को मिलती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका बन सकता है। चलिए आगे कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये आप देखो इसको ध्यान से और फिर सोचो कि ये क्या चीज है, फिर मैं आपको बताता हूँ। आगे बात समझ, अरे भैया भगवान विष्णु का वराह अवतार है ना, इस प्रकार का वराह अवतार था ना उनका, जब उन्होंने इस सृष्टि का जो है सृजन किया था, उसको संहार जब हो रहा था तो उसको सृष्टि को जल से जल पर ले जब हो गया था तो उसको अपने यहाँ पर रख करके लेके आए थे ना, ये वही है, एरण अभिलेख है ये बेटा क्या है, एरण अभिलेख है। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग भी सोच रहे होंगे गुरुजी राम जाने क्या क्या लेके आते हैं, है ना। देखो ये आपका क्या है बेटा, एरण अभिलेख है, ठीक है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख, ठीक है। इसके ऊपर उत्कीर्ण है यहाँ पर एरण अभिलेख है ये बेटा, कौन सा है, एरण अभिलेख, क्या है, एरण अभिलेख। और इसी एरण अभिलेख में देखो किसके समय का है, भानुगुप्त के समय का है। किसके समय का है, भानुगुप्त के समय का है। भानुगुप्त के समय के सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है हमें एरण अभिलेख से,
फिर मैंने आपको जब समुद्रगुप्त पढ़ाया था तब मैंने आपको क्या कहा कि इसी में समुद्रगुप्त की दो चीजें का उल्लेख मिलता है। क्या उल्लेख मिलता है कि प्रसन्न होने पर वो जो है कुबेर के समान, लेकिन यदि रुष्ट हो जाता, नाराज हो जाता तो किसके समान था? किसके समान था बताओ? यमराज के समान। किसके समान? यमराज के समान। और साथ ही साथ इसी एरण अभिलेख में, इसी एरण अभिलेख में याद रखिएगा कि उसकी पत्नी दत्त देवी का उल्लेख हमें मिलता है। तो ये एरण अभिलेख, ये आपका क्या है? एरण अभिलेख है। क्या है? एरण अभिलेख है। ये बात हो गई, क्लियर होगी ना? तो इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। समय किसका है? ये भानुगुप्त का है। किसका है? भानुगुप्त का। आ गई बात समझ में? भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। क्या है? एरण अभिलेख है। आगे बात समझ क्लियर है? चलिए और थोड़ी सी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। ये यहीं पर देखो, एरण का विष्णु मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर, एरण विष्णु मंदिर, एरण विष्णु मंदिर, एरण विष्णु मंदिर, ठीक है ना? एरण एमपी में भगवान विष्णु को समर्पित है ना, ठीक है? भगवान विष्णु को समर्पित है, विष्णु मंदिर है ये, ठीक है? थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, एचडी फोटो इसका मुझे मिल नहीं पाया था, तो हो सकता है कि थोड़ा फट जाए, लेकिन चला लेना फटे हुए में भी देख लीजिएगा। ये भगवान विष्णु है। क्या है? भगवान विष्णु है। और ये एरण अभिलेख है। अच्छा, उदयगिरी वाली एक चीज़ भाई कुछ आपकी रेखा ही है ना? हो सकता है पीडीएफ डालते वक्त चीज़ें इधर उधर हो गई। ये आपका उदयगिरी है ना? ये आपका क्या है? उदयगिरी, उदयगिरी गुहा, उदयगिरी गुहा। देखो इस प्रकार से ये अंदर का दृश्य है। कितना सुंदर यहाँ पर अलंकरण किया गया। अभी मैंने कहा ना आपको, उदयगिरी में क्या भगवान विष्णु के मंदिर, माफ कीजिएगा, भगवान शिव का मंदिर का जो है निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? वीरसेन के द्वारा। किसके द्वारा? वीरसेन के द्वारा क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। अभी वो शिव मंदिर भी मैं दिखाने वाला हूँ, जहां पर भगवान विष्णु की छाती के ऊपर, भगवान विष्णु की छाती के ऊपर पैर रखे हुए दिखाया हुआ है। किसको? भगवान शिव को, है ना? आगे बात समझ में? ठीक है, ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अभी मैं यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाने वाला हूँ, ठीक है? ये आपका उदयगिरी है। ये यहाँ से अंदर चढ़ते हैं, ये वाला भाग देखो, है ना? ये पूरा का पूरा जो है ये गुफा का जो है मुख्य प्रवेश द्वार अंदर से यहाँ जाने के लिए, ठीक है? फिर इसमें आगे चल करके भगवान शिव का जो है मंदिर है, ठीक है? वो हमने कहीं ना कहीं पौराणिक कथाओं में ये भी पढ़ा है कि भगवान शिव ने जो है उनके ऊपर ऐसे पैर रख दिया था, लेकिन फिर भी जो है ये देखो आपका कि ये कुतुब कॉम्प्लेक्स, कुतुब मीनार का जो दृश्य है, ठीक है? यहाँ पर आपका मेहरौली का लोह स्तंभ, ये इस तरीके से आपका मेहरौली का लोह स्तंभ है, ठीक है बेटा? तस्वीर रही गई भाई।
चलिए देखिए, ठीक है ना, ये आप जो सामने तस्वीर देख रहे हैं ना, ये भगवान शंकर है, भगवान शंकर है। फिर यहाँ शेषनाग के इस तरीके से ऊपर इनको दिखाया है ना, शिव मंदिर है ना, उदयगिरी का शिव मंदिर देखिए आप, उदयगिरी का उदयगिरी शिव मंदिर, ठीक है, उदयगिरी गुहा शिव मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है ना, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था बेटा, याद रखना, वीरसेन के द्वारा। किसके समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। आगे बात समझ में, ये इस तरीके से चित्रांकन इनका किया गया, कितना भव्य है, कितना सुंदर आप लोगों को लग रहा होगा, देखो, ठीक है। ये इस प्रकार से एक थोड़ी सी और इसकी बढ़िया क्वालिटी की तस्वीर है, वो और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसको आप थोड़ा सा और अलग से देखिएगा, ये भगवान शिव है, उदयगिरी का शिव मंदिर है ये, ठीक है, भगवान शिव की वहाँ पर उन्होंने तस्वीर प्रतिमा बनाई, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, तो ये हमने बात कर ली चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, कुछ विशेष बातें। अब मैं जो बात करने वाला हूँ, अब मैं बात करने वाला हूँ पूना ताम्रपत्र की, पूना ताम्रपत्र। ये पूना ताम्रपत्र जो है, पूना ताम्रपत्र किसके समय का है, तो याद रखिएगा, पूना ताम्रपत्र भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है। किसने लगवाया, ये लगवाया, पूना ताम्रपत्र जो लगवाया था वो किसने लगवाया था, प्रभावती गुप्ता ने। किसने लगवाया, प्रभावती गुप्ता ने। कौन है भाई ये प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता या प्रभावती गुप्त एक ही बात है, तो ध्यान दीजिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जिसका नाम क्या मिलता है, प्रभावती गुप्त। क्या नाम मिलता है, प्रभावती गुप्त या प्रभावती गुप्ता। इसी का विवाह किया गया था दक्षिण भारत महाराष्ट्र में वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन के साथ में। किसके साथ में, रुद्रसेन के साथ में। और यहाँ पर दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी रुद्रसेन की सहायता से, इसी रुद्रसेन की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। किसको, शकों को पराजित किया था, और उसने उपाधि धारण करी कौन सी, सकारी। और साथ ही साथ इसी के साथ एक और उपाधि धारण करी थी, कौन सी, विक्रमादित्य उपाधि। कौन सी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये सारी की सारी बातें हमें पूना ताम्रपत्र में मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, कि पूना ताम्रपत्र में उसकी धरण गोत्र का उल्लेख मिलता है। गुप्तों उसकी जो है गोत्र कौन सी, धरण गोत्र का उल्लेख मिलता है। अब ये धरण गोत्र जो थी ये वस्तुतः किसकी है, तो यहाँ पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब भाई प्रभावती गुप्ता जो थी, इसका जो पति था वाकाटक नरेश, है ना, रुद्रसेन, तो ये तो वस्तुतः विष्णुवर्धीय ब्राह्मण जो गोत्र हुआ करती थी उसका था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ये धरण गोत्र का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, ये धरण गोत्र का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो याद रखिएगा कि गुप्तों के लिए किया गया है। किसके लिए, हो सकता है कि ये जो उसने गोत्र प्रयोग किए ये अपनी स्वयं की हो, मतलब प्रभावती गुप्ता की खुद की हो, और प्रभावती गुप्ता की खुद की होगी तो इसका मतलब उसके पिता का भी तो साथ में नाम आएगा। आगे बात समझ में। तो शकों पर विजय का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, पूना ताम्रपत्र में मिलता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा सकारी उपाधि, ठीक है, और साथ ही साथ विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। कौन सी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है। फिर दोस्तों याद रखिएगा क्या, कि शकों के विजय के उपलक्ष्य पर, शकों के विजय के उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलाए। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और गुप्त शासकों में प्रथम ऐसा शासक माना जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा, कि गुप्त शासकों में, संपूर्ण गुप्त शासकों में प्रथम ऐसा शासक माना जाता है जिसने चांदी के सिक्के चलाए, व्याघ्र प्रकार के सिक्के। कौन से सिक्के चलाए, व्याघ्र प्रकार के सिक्के। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में देखो, थोड़ा सा चीजों को इनको ध्यान रखना, कि हाल ही में जो है चंद्रगुप्त प्रथम का भी एक MP विदिशा से कुछ सिक्के मिले हैं, है ना, कुमार जो है राजा रानी प्रकार का सिक्का, जिसमें राजा और रानी का अंकन किया गया, तो वो चांदी का सिक्का है वस्तुतः। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये चीजें फिर कंट्रोवर्शियल होने लग गई है। लेकिन आपसे यदि प्रश्न आ जाए ना कि गुप्त शासकों में सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है, तो आपको क्या करना है, चंद्रगुप्त द्वितीय करना है। क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम का अब वो राजा रानी अंकित है जरूर, लेकिन उसका अभी प्रामाणिक नहीं हो पाया कि ये चंद्रगुप्त प्रथम के समय का ही है या नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो पूना ताम्रपत्र देखिए, पूना ताम्रपत्र में क्या याद रखिएगा कि किसके द्वारा,
किसके द्वारा लगवाया गया पूना ताम्रपत्र? तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्री, माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता द्वारा, प्रभावती गुप्त, ठीक है ना, प्रभावती गुप्त द्वारा। उल्लेख क्या जानकारी देता है हमें? पूना महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना, पूना महाराष्ट्र, ठीक है। जानकारी क्या क्या मिलती है हमें यहां से, क्या क्या जानकारी मिलता है? तो याद रखिएगा, एक तो धरण गोत्र का उल्लेख मिलता है, नंबर 1 कि धरण गोत्र का उल्लेख मिलता है, धरण गोत्र का उल्लेख मिलता है, पहली बात। और नंबर 2 क्या याद रखेंगे, शकों पर विजय का उल्लेख मिलता है, शकों पर विजय का उल्लेख मिलता है, विजय का उल्लेख मिलता है। शकों पर विजय का उल्लेख मिलता है, कहां पर मिलता है हमें? पूना ताम्रपत्र में। कहां पर मिलता है बेटा? पूना ताम्रपत्र में। एक नोट लगा के बात लिख रहा हूं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन सेकंड के साथ किया। इसी की सहायता से इसी की सहायता से उसने शकों को पराजित किया, शकों को पराजित किया। किसको पराजित किया है? शकों को। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि व्याघ्र प्रकार के चांदी के सिक्के चलवाए, चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक है। संपूर्ण गुप्त शासकों में चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक माना जाता है। चांदी के सिक्के चलाने वाला
सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक माना जाता है, प्रथम शासक माना जाता है। ठीक है, थोड़ी सी कुछ उपाधियां कि चंद्रगुप्त द्वितीय की, चंद्रगुप्त द्वितीय की अभिलेखों में निम्न उपाधियां मिलती है, अभिलेखों में निम्न उपाधियां मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी? परम भट्टारक, परम भट्टारक, ठीक है, परम भागवत, परम भागवत, श्री विक्रम सिंह, श्री विक्रम सिंह, श्री विक्रम सिंह, और साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा कि इसे सकारी भी कहा जाता है, सकारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सकारी भी इसको कहा जाता है। आ गई बात समझ? चलिए ध्यान से सुनिएगा बेटा। इसके अलावा देखो, परम भागवत, परम भट्टारक, इस प्रकार की उपाधियां धारण करने वाला प्रथम शासक था कौन? ठीक है, अप्रतिरथ, ठीक है, अप्रतिरथ, महत्वपूर्ण बात है। फिर इसकी और कुछ उपाधियां मिलती है, जैसे देवश्री, देवगुप्त, ठीक है, देवश्री, देवगुप्त, श्री विक्रम सिंह। आगे बात समझे? तो विक्रम श्री है ना, ये सारी की सारी उपाधियां मिलती है। किसकी उपाधियां मिलती है बेटा? याद रखिएगा कि किसकी मिलती है? चंद्रगुप्त द्वितीय की मिलती है। आगे हम थोड़ी सी जब साहित्य की बात करेंगे तब थोड़ी सी और हम बात करेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली भी रहा करती थी। ठीक है, फाहियान भी इसी के शासनकाल में आया था 399 ईसा पूर्व में। कब? वो थोड़ी सी बात हम करेंगे, जब कब करेंगे? जब हम बात करेंगे गुप्तकालीन साहित्य की, जब चर्चा करेंगे तब मैं फाहियान का विवरण बताऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में लगभग 399 ईस्वी में। कब? 399 ईस्वी में कहां पर आता है? भारत आता है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ज्यादातर चीजें मैंने आपको बता दी है। व्याघ्र प्रकार के सिक्के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न बनता है। ये आपको ध्यान रखना है कि व्याघ्र प्रकार के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? तो व्याघ्र प्रकार के सिक्के चलाने का श्रेय आपको जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। क्यों चलाए उसने? शकों के ऊपर विजय प्राप्त की, और शकों के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद में उसने व्याघ्र प्रकार के सिक्के चलाए। आगे बात समझ में क्लियर है? यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बेटा आगे हम लोग बात कर लेते हैं कुमारगुप्त। ठीक है, अगला जो शासक है कुमारगुप्त। इसके समय कौन कौन से हैं? कुमारगुप्त, या इसी कुमारगुप्त को हम लोग क्या बोलते हैं? महेंद्रादित्य प्रथम। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य प्रथम या कुमारगुप्त प्रथम, एक ही बात है। देखो ध्यान से सुनना। अब यहाँ कुमारगुप्त से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं आपके। क्या प्रश्न बनते हैं? एक तो हम नालंदा विहार की भी बात कर लेंगे थोड़ी सी यहाँ पर, ठीक है, जरूरी भी है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न भी पूछ लिया गया था। अभी आपका संस्कृत शिक्षा विभाग वाला जो पेपर हुआ उसमें भी यहाँ से प्रश्न आया था नालंदा विहार से। तो थोड़ी सी उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, वो एक्स्ट्रा नोट के बारे में, नोट के रूप में मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा। ध्यान से सुनना। पहला सीधा सीधा प्रश्न क्या बनता है बेटा? पहला सीधा सीधा प्रश्न ये बनता है कि गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख लगवाने का श्रेय किसको जाता है? तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को जाता है। किसको जाता है? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को। और इसका जो पहला जो अभिलेख है वो कौन सा है? बिलसड अभिलेख। कौन सा? बिलसड अभिलेख। आ गई बात समझ में? बिलसड अभिलेख जो कि कहां पर है? एटा जिला उत्तर प्रदेश। बिलसड अभिलेख कहां पर है? एटा जिला, एटा जिला उत्तर प्रदेश, यूपी। ऊपी है ना, ऊपी मत कर देना, यूपी। क्या है? ऊपी, यूपी।
क्या उल्लेख मिलता है? संपूर्ण गुप्त वंशावली का उल्लेख मिलता है, गुप्त संवत का उल्लेख मिलता है। किसका? गुप्त संवत और क्या? गुप्त वंशावली का उल्लेख मिलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुप्त शासकों में एक शासक ऐसा हुआ जिसका नाम क्या था? रामगुप्त। क्या नाम था? इस रामगुप्त का उल्लेख बिलसड अभिलेख में हमें देखने को नहीं मिलता है। बाकी समस्त गुप्त शासकों का उल्लेख मिलता है। कहां पर मिलता है? बिलसड अभिलेख में। कहां पर मिलता है? बिलसड अभिलेख में, एटा जिले में है, उत्तर प्रदेश में है। फिर हम बात करेंगे तुमेन अभिलेख। कौन से अभिलेख की? तुमेन अभिलेख। तुमेन, मैं भी मेन, तू भी मेन, है ना? तुमेन, तुमेन अभिलेख। तुमेन अभिलेख कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तुमेन अभिलेख से, याद रखिएगा। जब हमने बात की थी एरण अभिलेख की, तब मैंने आपको कहा कि समुद्रगुप्त को एरण अभिलेख की, जब हमने एरण की बात की थी ना, तब देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको क्या कहा था? एरण अभिलेख के समय क्या कहा कि समुद्रगुप्त, क्या चीज? समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। देखो बेटा ध्यान से सुनना, समुद्रगुप्त को एरण अभिलेख में क्या कहा? जो है रुष्ट होने पर यमराज के समान, प्रसन्न होने पर किसके समान? कुबेर के समान। वहीं यदि हम बात करें कुमारगुप्त महेंद्रादित्य की, तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के बारे में तुमेन अभिलेख मध्य प्रदेश में, इसमें कहा क्या उल्लेख मिलता है? उसको शरदकालीन सूर्य की भांति शांत बताया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि शरदकालीन सूर्य की भांति शांत किसे बताया गया है? तो किसे बताया है? कुमारगुप्त को बताया है। महेंद्रादित्य जैसा है ना, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, विशेष ध्यान रखना ये बात। आ गई बात समझ में? क्लियर है ना? वहीं पर यदि प्रश्न आ जाएगा किसका? समुद्रगुप्त का, तो एरण अभिलेख याद रखना है। यदि महेंद्रादित्य का प्रश्न आए, कुमारगुप्त का प्रश्न आए, तो आपको क्या याद रखना है बेटा? तुमेन अभिलेख। कौन सा याद रखोगे? तुमेन अभिलेख। आ गई बात समझ में? क्लियर है ना? तो ये आपके मैंने दो अभिलेख बता दिए। पहली बात तो इसमें क्या याद रखोगे आप कि सर्वाधिक अभिलेख गुप्त शासकों में, गुप्त शासकों में, गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख लगाने का श्रेय, सर्वाधिक अभिलेख लगाने का श्रेय, सर्वाधिक अभिलेख लगाने का श्रेय जाता है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात। दूसरी बात यहीं पर मैं साथ में लिख दे रहा हूं, एकमात्र ऐसा शासक है, एकमात्र ऐसा गुप्त शासक जिसके अभिलेख हमें बांग्लादेश से भी मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? बांग्लादेश से। इसके 3 ताम्रपत्र मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? दामोदरपुर, वेईग्राम और धनदे। दामोदर, वेईग्राम और धनदे। क्या उल्लेख मिलता है इनमें? तो अभी हम बात करेंगे भूमि की जो खरीद फरोख्त होती थी, भूमि का जो क्रय विक्रय होता था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। पुनः जो है माफ कीजिएगा, धनदे, वेईग्राम और दामोदरपुर के जो ताम्रपत्र मिलते हैं, ये किसके समय के हैं? महेंद्रादित्य के समय के हैं, कुमारगुप्त के समय के हैं। आगे बात समझ। संपूर्ण गुप्त वंशावली में एकमात्र कैसा, एकमात्र ऐसा शासक जिसके अभिलेख हमें कहां से मिलते हैं? बंगाल से भी मिलते हैं, बांग्लादेश से। ठीक है ना? तो संपूर्ण गुप्तों में, संपूर्ण, या सीधे सीधे मैं एक बात सीधे सीधे लिख दूं कि एकमात्र ऐसा शासक, एकमात्र ऐसा शासक, एकमात्र ऐसा शासक, कैसा ऐसा शासक जिसके अभिलेख, जिसके अभिलेख बांग्लादेश से भी मिलते हैं। बंगाल है ना, उस समय का बंगाल, अभी वर्तमान में बांग्लादेश, आपको बताना, बांग्लादेश से भी मिलते हैं। बांग्लादेश से भी मिलते हैं। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं नंबर 1, बिलसड अभिलेख। बिलसड अभिलेख, बिलसड। ठीक है, कई जगह बिलसद नाम मिलता है ना, वो गलत है, बिलसड अभिलेख। बिलसड अभिलेख कहाँ है बेटा? ये यूपी में है, एटा जिला। कहाँ है? यूपी, एटा जिला, एटा जिला।
आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए, क्या क्या जानकारी मिलती है हमें यहाँ से? जानकारी क्या क्या मिलती है बेटा, ध्यान देना। तो जानकारी हमें मिलती है संपूर्ण गुप्त वंशावली की। संपूर्ण गुप्त वंशावली का उल्लेख मिलता है कहाँ पर? हमें बिलसड अभिलेख में। लेकिन एक व्यक्ति का उल्लेख नहीं मिलता। किसका नहीं मिलता? रामगुप्त का। तो संपूर्ण गुप्त वंशावली की जानकारी मिलती है। संपूर्ण गुप्त वंशावली की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। आगे बात समझिए। परंतु रामगुप्त का उल्लेख नहीं मिलता। रामगुप्त का उल्लेख नहीं मिलता। एक बात और क्या याद रखना कि गुप्त संवत का प्रयोग किया गया। गुप्त संवत का प्रयोग किया गया है। प्रयोग किया गया है। तो गुप्त संवत दो जगह हो गए। एक तो मथुरा स्तंभलेख बेटा, कौन सा? मथुरा स्तंभलेख। और दूसरा हमें बिलसड अभिलेख में विशेष रूप से गुप्त संवत का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। गुप्त वंशावली का उल्लेख कहाँ पर है? बिलसड में है। कहाँ पर है ये बिलसड? एटा जिला है ना, उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है? एटा जिला, उत्तर प्रदेश। चलिए, क्लियर हो गई बात। अगला हम बात कर लेते हैं तुमेन अभिलेख। तुमेन अभिलेख देखिए, तुमेन अभिलेख में क्या याद रखना, एक तो तुमेन अभिलेख कहाँ से मिला? एमपी से मिला है। कहाँ से मिला? एमपी से। और इसमें कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति क्या कहा गया है? शांत कहा गया। शरदकालीन सूर्य की भांति शांत कहा गया है। कहाँ पर है? तो एमपी में है, याद रखिएगा। कहाँ पर है? एमपी में। जानकारी क्या मिलती है? जानकारी इसमें कुमारगुप्त प्रथम है बेटा ये, ठीक है ना। कुमारगुप्त को अपने आप ही ये तो अंडरस्टूड है। कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति, शरदकालीन सूर्य की भांति शांत कहा गया है। सूर्य की भांति शांत कहा गया है। शांत बताया गया है। चलिए, आगे बात समझ में क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम लोग। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग बात करने वाले हैं मंदसौर प्रशस्ति की। मंदसौर प्रशस्ति, मंदसौर प्रशस्ति। आगे बात बेटा याद रखिएगा, प्रशस्ति का मतलब मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि प्रशस्ति का मतलब क्या होता है। अब क्या ध्यान देना है आपको। मंदसौर प्रशस्ति एक तो कुमारगुप्त सेकंड के काल में इसकी रचना की गई, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम है ये, कुमारगुप्त प्रथम है, देखो ये है ना, कुमारगुप्त फर्स्ट, ठीक है। मंदसौर प्रशस्ति जो है वस्तुतः, ठीक है, मंदसौर प्रशस्ति की रचना कब की गई थी? कुमारगुप्त सेकंड के समय। लेकिन जानकारी किसके बारे में मिलती है हमें? कुमारगुप्त प्रथम के समय। कुमारगुप्त प्रथम की हमें यहाँ पर जानकारी मिलती। क्या जानकारी मिलती है? यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि कुमारगुप्त प्रथम का एक मालवा का एक राज्यपाल था। मालवा, मंदसौर, एमपी। कहां पर है बेटा? एमपी में है। याद रखिएगा कि मालवा का एक राज्यपाल था, बंधु। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही,
है ना। तो बंधु वर्मा, क्या नाम था उसका, बंधु वर्मा। इस बंधु वर्मा ने मालवा में एक सूर्य मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ये बात विशेष बात है, ध्यान रखना। देखो मंदसौर प्रशस्ति किसके समय की है, कुमारगुप्त द्वितीय के समय की है। जानकारी किसके बारे में देता है, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। और क्या जानकारी देता है कि कुमारगुप्त प्रथम के समय मालवा में उसके राज्यपाल का नाम क्या था, बंधु वर्मा। इस बंधु वर्मा ने वहां मालवा में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बात समझ में क्लियर है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसकी जो रचना है कुमारगुप्त द्वितीय के समय, कुमारगुप्त सेकंड के समय की गई, सेकंड के समय, कुमारगुप्त द्वितीय के समय की गई। ठीक है बेटा। अगली बात क्या कि जानकारी किसके बारे में देता है, जानकारी किसके बारे में देता है, तो ध्यान रखना जानकारी देता है हमें कुमारगुप्त प्रथम के बारे में, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। क्या देता है भाई, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में क्या जानकारी देता है कि कुमारगुप्त प्रथम के मालवा के राज्यपाल, मालवा मतलब एमपी है बेटा, है ना। मालवा के राज्यपाल क्या नाम है, बंधु वर्मा। बंधु वर्मा ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, निर्माण कराया। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, ये जानकारी हमें कहां से मिलती है बेटा, याद रखना मंदसौर प्रशस्ति। मंदसौर प्रशस्ति कहां पर है, एमपी में है। किसके समय की है रचना, तो कुमारगुप्त द्वितीय के समय की, याद रखना बेटा। ठीक है, आगे बात समझे। फिर क्या जानकारी क्या मिलती है, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी। क्या जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त प्रथम का मालवा का एक राज्यपाल था, मालवा का एक क्या था, राज्यपाल। और इस मालवा के राज्यपाल का नाम क्या था बेटा, बंधु वर्मा। क्या नाम था, बंधु वर्मा। इस बंधु वर्मा जी ने क्या किया, मालवा में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। किसके समय, कुमारगुप्त प्रथम के समय। आगे बात समझ क्लियर है, यहां तक कोई किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। चलिए आगे की बात करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा कि एकमात्र ऐसा शासक जिसके तीन ताम्रपत्र कहां से मिलते हैं, बांग्लादेश से, बांग्लादेश से। अगली बात समझ, बंगाल, ठीक है, बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल, ठीक है बेटा, बांग्लादेश से मिलते हैं। कौन कौन से हैं ये तीन ताम्रपत्र, कौन कौन से हैं, देखिएगा कौन कौन से तीन ताम्रपत्र हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एक का नाम है दामोदरपुर, क्या है, दामोदरपुर, ठीक है ना।
और दामोदर को ऐसे याद रखना कि दामोदर को धन की जरूरत पड़ी तो गांव में गया, ग्राम में गया, ठीक है। तो दामोदरपुर, धनदेह और वैग्राम, दामोदरपुर, धनदेही और वैग्राम, ये 3 ताम्रपत्र मिलते हैं, 3 ताम्रपत्र मिलते हैं। किसके ताम्रपत्र मिलते हैं? ये केवल और केवल एक मात्र ऐसा शासक, कौन? कुमारगुप्त बेटा, ठीक है। कौन? कुमारगुप्त। कंफ्यूज मत हो जाना भाई रे, तुम गड़बड़ मत कर देना। कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है ना, जिसके 3 ताम्रपत्र हमें कहां से मिलते हैं? बंगाल से मिलते हैं। कौन कौन से? दामोदरपुर, ठीक है। एक का नाम मिलता है धनदेह, और एक का नाम क्या मिलता है? वैग्राम। क्या महत्वपूर्ण बात है? तो महत्वपूर्ण बात ये है, कौन सी महत्वपूर्ण बात है? ये वाली। कौन सी वाली? ये वाली। देखिए कौन सी वाली, देखिए ये वाली, कि इन तीनों से क्या भूमि के क्रय विक्रय की जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन भूमि के क्रय विक्रय की जानकारी देने वाले 3 ताम्रपत्र कौन कौन से? दामोदरपुर है, धनदेह है, और कौन सा है बेटा? वैग्राम है। कौन सा है? दामोदर, धनदेह और वैग्राम। गुप्तकालीन भूमि के क्रय विक्रय की हमें क्या देता है? ये जानकारी देता है। गुप्तकालीन क्या चीज? गुप्तकालीन भूमि के क्रय विक्रय के बारे में जानकारी देता है। क्रय विक्रय के बारे में जानकारी देता है। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा विशेष रूप से कि भैया 3 ताम्रपत्र हमें किसके मिलते हैं? कुमारगुप्त के मिलते हैं। भूमि की क्रय विक्रय के बारे में हमें क्या देता है बेटा? जानकारी देता है। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शासक बना, और उसके पुत्र का नाम क्या था बेटा? स्कंदगुप्त। देखिएगा, कुमारगुप्त के अंतिम समय में हूणों का आक्रमण हुआ था, और कुछ शकों का भी आक्रमण हुआ। तो इन हूणों और शकों को पराजित किया किसने? स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने, ठीक है। और स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? भीतर भीतर आग जली किसके? स्कंदगुप्त के। जब उन्होंने आक्रमण किया, किसने? हूणों ने। किसने आक्रमण किया? हूणों ने। तो हूणों को जब आक्रमण किया तो भाई साहब भीतर भीतर क्या आग जली? भीतर मतलब भीतरी, ठीक है। क्या बेटा? भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख कहां से मिला? यूपी से। कहां से मिलता है? भीतरी अभिलेख यूपी। जानकारी किसके बारे में देता है? स्कंदगुप्त का जानकारी देता है। स्कंदगुप्त का जो है हूणों के साथ में जो युद्ध हुआ उसके बारे में जानकारी देता है। साथ ही साथ पुष्यमित्र, ठीक है ना, पुष्यमित्रों के साथ में युद्ध की जानकारी भी कहां से मिलती है? हमें भीतरी अभिलेख से मिलती है। और दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा कि स्कंदगुप्त की 2 उपाधियां कौन कौन सी? एक तो क्रमादित्य और दूसरी विक्रमादित्य। कौन कौन सी? एक तो क्रमादित्य और दूसरी विक्रमादित्य उपाधियों का उल्लेख भी हमें कहां से मिलता है? भीतरी अभिलेख से मिलता है। कहां से मिलता है? भीतरी अभिलेख कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है बेटा। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। जानकारी क्या? हूणों के साथ युद्ध की बात करता है, पुष्यमित्रों के साथ में युद्धों की बात करता है, और उसकी 2 उपाधियों का उल्लेख। हम फिर बात करेंगे जूनागढ़ की, थोड़ा सा बड़ा है, लंबा है, उसमें भी जो है हूणों के साथ में क्या है? उल्लेख मिलता है। युद्ध के आक्रमण की जानकारी वहां से भी हमें प्राप्त होती है। देखो ध्यान से सुनना।
क्या ध्यान से सुनना, केवल ऐसे बेसिक आपको नॉलेज के लिए बात बता रहा हूँ। हमारे हालांकि सिलेबस का हिस्सा केवल अभिलेख ही है, इसमें क्या क्या जानकारी है थोड़ी सी वही हमें बात करनी है उसी विशेष रूप से, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है कि थोड़ी सी जानकारी दे दो। हूण जो है वो मध्य एशिया की खानाबदोश जाति हुआ करती थी। खानाबदोश मतलब क्या, भूखड़ लोग। कैसे भूखड़ लोग, जिनको खाने के लिए लाले पड़े हुए थे, कुछ होता ही नहीं था, बहुत दयनीय स्थिति थी। तो ये क्या कि मरने से तो मरण के ऊपर उतारू होते थे ये, ठीक है ना। और भाई साहब बहुत बुरी तरीके से ये लूटपाट करते थे। मिहिरकुल, तोरमान, ये आपने हूण शासकों के नाम सुने होंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो स्कंदगुप्त ने से जो है तोरमान, मिहिरकुल, इनके साथ में युद्धों का उल्लेख मिलता है। भानुगुप्त के समय भी जो है, किसके समय, भानुगुप्त के समय भी इनका खूब आक्रमण हुआ। नरसिंह बलादित्य जो है, नरसिंह बलादित्य के समय भी इन हूणों का आक्रमण, लगातार हूणों का आक्रमण रहा। और कहीं ना कहीं ध्यान से सुनिएगा कि गुप्त साम्राज्य के विघटन का, पतन का कारण माना जाता है एक तरीके से। क्या कारण माना जाता है? हूणों का आक्रमण। क्या बेटा? हूणों का आक्रमण। क्यों? क्योंकि हूण जो तो लुटेरे थे, क्या थे? लुटेरे थे। इसलिए इस हूण आक्रमण से प्रभावित होकर के स्कंदगुप्त ने, किसने बेटा? स्कंदगुप्त ने अपने सोने के सिक्कों में मिलावट करना प्रारंभ कर दिया। और गुप्त शासकों में एकमात्र ऐसा शासक था। कौन बेटा? स्कंदगुप्त, जिसके समय सोने के सिक्कों में या स्वर्ण मुद्राओं में सबसे ज्यादा मिलावट हुआ करती थी, सबसे ज्यादा मिलावट होती थी। एक और महत्वपूर्ण बात देखो, अच्छा हुआ कि मैंने ये थोड़ी सी चीज आपको बता दी, नहीं तो अभी रह जाती, ठीक है ना। क्या बात रह जाती बेटा? बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, देखो ध्यान से सुनना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। क्या बात है? कुमारगुप्त ने अपने सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन करवाया। गरुड़ के स्थान पर किसका अंकन करवाया था? मयूर। और मयूर किसका वाहन? कार्तिकेय जी का वाहन। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, भगवान शिव के पुत्र जिनका नाम क्या था? कार्तिकेय। इन कार्तिकेय का अंकन वाहन माना जाता है क्या? मयूर, ठीक है ना। और इससे ये पता चलता है कि गुप्त शासक ने केवल भगवान विष्णु अपितु भगवान शिव के प्रति भी जो है वो क्या हुआ करते थे? उनके भक्त हुआ करते थे। वहीं हम बात करें स्कंदगुप्त की, तो स्कंदगुप्त ने नांदी का अंकन भी करवाया, भगवान शिव के नांदी का, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ यहाँ पर। बहुत अच्छी बात हुई। देखो कई बार फायदा हो जाता है, थोड़ी सी आसपास की हम बात भी कर लेते हैं ना, तो इससे फायदा कितना हुआ देखो कि कुमारगुप्त ने अपने सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन करवाया। गरुड़ के स्थान पर किसका? मयूर का अंकन करवाया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपके विशेष महत्वपूर्ण बात बन जाती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे स्कंदगुप्त के अभिलेखों की। देखो ध्यान से सुनना, किसके समय में सबसे ज्यादा सिक्कों में मिलावट किसके समय में ज्यादा थी? स्कंदगुप्त के समय। किसके समय? स्कंदगुप्त के समय। आ गई बात समझ में बेटा? तो स्कंदगुप्त के कौन कौन से अभिलेख हैं, क्या क्या जानकारी हमें मिलती है, थोड़ा सा मैंने बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। लिखवाऊंगा आपको अगली क्लास में, क्योंकि क्लास का समय हो गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी बेटा, ठीक है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित्त रहें, और इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।